बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरो लैंड की तलाश। मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। इमरान सीरीज। सनग ने गाडवा की कैम्पगाह पर पहुंचकर कॉल बेल का बटन दबाया ही था कि दरवाजा खुल गया और मेडिलिना की आवाज आई, कम इन प्लीज मिस्टर सनग। क्या तुम्हारा वो आदमी अब भी यहीं मौजूद है जिसके तवत से तुम तक मेरी रसाई हुई थी? सनग ने अंदर कदम रखते ही पूछा। इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, मेडिलिना बोली। इसे पिछली रात ही यहाँ से हटा दिया गया था। मैं इस गुफ्तगू का टेप लाया हूँ, सनक बोला। मैं इसे सुनूंगी। इमरान बेहद मक्कार आदमी है, मेडिलिना बोली। इसमें क्या मक्कारी कर सकता है? सनक बोला। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये मादाम का कॉल है। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन इस टेप में जरा बराबर भी शुबे की गुंजाइश नहीं है, सनक बोला। सनक ने कैसेट इसके हवाले कर दिया। मेडिलिना इसे अपने साथ आने का इशारा करके आगे बढ़ गई। सनक बड़े मोहतात अंदाज में उसके पीछे चल पड़ा था और बड़े प्यार से उसकी दिलकश चाल का जायजा भी ले रहा था। वो भी पता नहीं क्यों इस वक्त कुछ ज्यादा ही लचक रही थी। कमरे में पहुंचकर वो रुकी और बोली, मैं इसे बाकायदा टेस्ट करूंगी। ठीक है, जरूर करो, वो हंसकर बोला। सनग ही पर एतमाद नहीं किया जा सकता। दो और दो चार वाली बात ठीक होती है मिस्टर सनगी, मेडिलिना बोली। इसे कैसेट एक टेप रिकॉर्डर में लगाया और इसका स्विच ऑन कर दिया। कुछ अजीब सी वजह का टेप रिकॉर्डर था जिसका एक तार कंप्यूटर किस्म के एक मशीन से भी मुंसलिक था। रिकॉर्डर में टेप चल रहा था लेकिन आवाजें नहीं सुनाई देती थी। अलबत्ता कंप्यूटर हरकत में आ गया था जिसकी आवाज कमरे की महदूद फिजा में गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद कंप्यूटर से किसी कदर मुख्तलिफ सी आवाज निकली और इससे एक कार्ड बरामद हुआ। मेडिलिना ने आगे बढ़कर कार्ड उठा लिया और उसे बगौर देखते रहने के बाद बोली, ठीक है, ये इमरानी की आवाज है। देखो, तुमने खुलूस से ताउन करने का वादा किया था, इसलिए मैं तुम्हें फरेब दे ही नहीं सकता था। सनक मुस्कुराकर बोला। ये बहुत अच्छा हुआ, अब मादाम को यकीन आ जाएगा, मेडिलिना ने कहा। अब तो मुझे अपना प्रोग्राम बताओ, सनक बोला। 2 घंटे बाद यहीं के नंबर पर मुझे रिंग करना। फोन नंबर लिख लो। सनक ने नंबर नोट किए और मजीद कुछ कहे बगैर वहां से रवाना हो गया। न जाने क्यों इस वक्त वो इस औरत के बारे में किसी कदर उलझन में मुब्तला हो गया था। अजीब सी खलिश थी जिसे वो कोई नाम न दे सका। अपनी कैमरा पर वापस पहुंचकर सबसे पहले इमरान ही से मिला। इमरान उस कमरे में था जहां जनूबी अमेरिका के मुताबिक नक्शे दीवारों पर लटके हुए थे। ओहो, तुम यहाँ हो, सनग ने हैरत से कहा। तुम्हें इस पर हैरत क्यों है? हैरत? सनग हंसकर बोला। हैरत क्यों होती भला? अपनी बात करो, किस मरहले में हो? इमरान ने पूछा। वो टेप ले गई है, 2 घंटे बाद अपने प्रोग्राम से आगाह करेगी, सनग ने कहा। आखिरी औरत मेडिलिना किस कदर बाइख्तियार है? इमरान ने कहा। थ्रेसिया की चीफ ऑफ पर्सनल स्टाफ को जैसी होना चाहिए वैसी ही है, और मैं क्या बताऊं। वो सिस्कारी लेकर रह गया और इमरान उसे मजाकाना अंदाज में देखने लगा। इस तरह मत देखो प्यारे, सनक मुस्कुराकर बोला। इतनी दिलकश स्याफाम औरत आज तक मेरी नजर से नहीं गुजरी। इमरान एक बार फिर सोचने लगा, क्या उसे आगाह कर दे कि वो थ्रेसिया के चक्कर में बराह रास्त पड़ गया है। मैंने महसूस किया है, सनक बोला। उसके जिक्र पर तुम किसी किस्म की तशवीश में मुब्तला हो जाते हो। क्या मुझे ना होना चाहिए, जबकि तुम पहले भी एक बार एक ऐसी स्याफाम औरत के चक्कर में पड़ चुके हो जो हकीकतन थ्रेसिया थी। इमरान ने कहा। मुझे याद है, लेकिन वो थ्रेसिया नहीं है, सनक बोला। तुम किस तरह कह सकते हो? इमरान ने कहा। क्या तुम मुझे लौंडा समझते हो? सनक ने कहा। चचा समझता हूँ, इमरान मुस्कुराकर बोला। वो सोचा था कि ये सारी दुनिया में होशियार तरीन आदमी मशहूर है और चौंकि उसे इस स्याफाम औरत की कोई बात मुतासिर कर गई है, इसलिए वो इसके सिलसिले में ऐसी अहमकाना बातें कर रहा है। अच्छा चचा सलमा, तुम भी क्या याद करोगे? मैं अब अपनी जबान बंदी रखूंगा। तुम इन नक्शों में क्या देख रहे थे? सनक ने मौजू बदल दिया। यही कि शायद गधी के बच्चे वाले नक्शे में पीरू का भी कुछ हिस्सा शामिल था, और अब जबकि तुमने एक्वेटोस का हवाला दिया है तो पूरा नक्शा एक बार फिर जहन में चमक उठा है और मुझे यकीन हो गया कि हमारी पहली मंजिल एक्वेटोस ही है, इमरान ने कहा। अगर एक्वेटोस ही मंजिल है तो तुम अपने चचा की शहंशाहियत भी देख लोगे, सनक बोला। क्या मतलब? इमरान ने कहा। पोर्ट का बादशाह कहलाता हूँ, सनक ने कहा। इमरान कुछ ना बोला। वो फिर एक नक्शे की तरफ मुतवज्जा हो गया था।
मेडेलिना से मुलाकात के ठीक 2 घंटे बाद सनक ने गाडवा के मकान के फोन नंबर पर डायल किए। फौरन ही कॉल रिसीव की गई और दूसरी तरफ से मेडेलिना ही की आवाज आई। बात बन गई है, उसने कहा। अब शायद जल्दी ही यहाँ से रवानगी हो जाए। वैसे क्या तुम मेरे लिए भी एक काम कर सकोगे? बताओ क्या काम है, शायद कर ही सकूं। सनक ने बड़े खलूस से कहा। इमरान को तलाश कर दो। ये मेरा जाती काम है। इसके एवज जो भी चाहोगे, मुझे इससे इनकार ना होगा। सनक ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। इस वक्त कमरे में इसके अलावा और कोई मौजूद नहीं था। उसे तलाश करना पड़ेगा। कुछ दिनों पहले वो मेरी नजर में था, लेकिन अब उसका सुराग खो चुका हूँ। सनक बोला। 3 दिन के अंदर अंदर अगर ये काम हो जाए तो क्या कहने, मेडेलिना ने कहा। इस सिलसिले में कोई वादा नहीं कर सकता। वैसे ये भी मुमकिन है कि अब वो खुद मेरी ताक में हो, लेकिन यकीन करो कि मैं तुम्हारे इस जाती काम के सिलसिले में जरूर कोशिश करूंगा। हाँ, तो फिर अब तुमसे मुलाकात की क्या सूरत होगी? सनक ने कहा। मैं यहीं गाडवा के मकान में काम करूंगी। जब चाहो मुलाकात कर सकते हो, लेकिन मकामी पुलिस को पीछे ना लगा लाना। मैडिलिना बोली। सवाल ही पैदा नहीं होता। इन हकीर कीड़ों की क्या हकीकत है? पता नहीं कब से यहाँ मुकीम हूँ। सनक बोला। तुमने किस जगह इसका सुराग खो दिया? मैडिलिना ने सवाल किया। सनक की पेशानी पर सिलवटें पड़ गईं और उसने कहा। 3 दिन पहले की बात है। कैली ग्राहम के साथ मुकीम था। फिर वहां कुछ गड़बड़ हो गई और वो वहां से गायब हो गया। क्या गड़बड़ हुई थी? मैडिलिना ने पूछा। ये तो मुझे नहीं मालूम। कि शायद किसी पार्टी ने इमरान पर हाथ डालने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसके काबू में नहीं आया था। शायद फायरिंग भी हुई थी। सनक बोला। बहरहाल, अगर वो 3 दिन तक ना मिला तो फिर हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मेडिलिना बोली। कहाँ? मुझे तो एक्विटोज ही जाना पड़ेगा। मेडिलिना बोली। तो फिर क्या प्रोग्राम रहेगा? सनक बोला। मैं तुम्हें बता दूंगी। बस अब तुम इमरान की तलाश शुरू कर दो। मेडिलिना की आवाज आई और राब्ता भी मुनक़ता हो गया। सनक ने पूरा सा मुंह बनाकर एक गंदी सी गाली दी और रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। वो बहुत ज्यादा मुतफक्कर नजर आने लगा था। शायद सोच रहा था कि इमरान के सिलसिले में इसे क्या करना चाहिए। ठीक इसी वक्त इमरान भी इसी कमरे में दाखिल हुआ और सनक इस तरह चौंक पड़ा जैसे चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। अजीब खिसियानी सी हंसी के साथ बोला। 3 दिन बाद वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। कहाँ? इमरान ने पूछा। एक्विटोज, सनक ने बताया। जहाँ के तुम बादशाह हो? इमरान बोला। क्यों फजूल बकवास कर रहे हो? सनक झिंझिलाकर बोला। हाय हाय, क्या मतलब? इमरान ने कहा। गैर जरूरी बातें बहुत करते हो। वो बोला। मेरा ख्याल है कि अब इसने कोई शर्त और लगाई है। इमरान ने कहा। सनक कुछ ना बोला, खामोशी से उसे देखता रहा। कह दो जो कुछ भी कहना है, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। इमरान ने थोड़ी देर बाद कहा। इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहता कि दोबारा गुम हो जाओ। सनक बोला। मैं समझ रहा हूँ कि इसकी दूसरी शर्त क्या हो सकती है। इमरान ने कहा। जितनी जल्द मुमकिन हो निकल जाओ यहाँ से, और मुझे कतई इल्म ना होना चाहिए कि तुम कहाँ हो। सनक ने कहा। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन इस औरत से होशियार रहना। इमरान बोला। तुम इसकी फिक्र ना करो। सनक ने कहा। एक बार फिर आगाह कर दूं कि वो खुद ही थेसिया भी हो सकती है। इमरान बोला। अगर ऐसा हुआ तो मेरी तकदीर खुल जाएगी। सनक ने कहा। हो सकता है अब हमारी मुलाकात एक्विटोजी में हो। इमरान ने कहा। लेकिन ये भी सुन लो कि वहां मैं तुम्हारा दुश्मन ही होऊंगा। मुझसे दूर दूर ही रहना। सनक बोला। हम हमेशा वक्ती तौर पर दोस्त बनते हैं और दुश्मनों की तरह जुदा हो जाते हैं। कोई खास बात नहीं है। और हाँ, तुम भी मेरे यहाँ से रुखसत होने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर ये जगह छोड़ देना। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे लिए गुमशुदा ही रहो। इमरान ने कहा और कमरे से निकल आया। वो सोच रहा था हो सकता है थेसिया ने सनक की निगरानी शुरू कर दी हो, लिहाजा यहाँ से निकलने में बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। अखबारात में आज की सह सुर्खी के अलावा और कोई खास खबर नहीं थी कि न्यूयॉर्क के 3 स्काई स्क्रैपर्स हैरतअंगेज तौर पर जमीन बोस हो गए, और साथ ही जीरोलैंड के पुरस्कार ब्रॉडकास्टिंग सर्विस से ये धमकी भी नशर हुई कि अगर इस साल के बजट का 10वां हिस्सा अमेरिका ने जीरो लैंड के हवाले ना किया तो खला में तबाह हो जाने वाले स्काई लैब के टुकड़े मजीद तबाही फैलाएंगे। जीरो लैंड के रेडियो ने यह भी दावा किया है कि स्काई लैब के टुकड़ों को खला ही में रोके भी रखा जा सकता है और हस्बे मंशा उन्हें दुनिया के दूसरे मकामात पर भी तबाही फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सारी दुनिया एक बार फिर हैजान का शिकार हो गई और बड़े मुल्कों के रेडियो स्टेशन इस सिलसिले में खास बुलेटिन नशर कर रहे थे और इस बात की सिफारिश खास तौर पर की जा रही थी कि इस खतरनाक तंजीम के खात्मे के लिए कम अज कम वक्ती तौर पर ही बड़ी ताकतों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। इमरान ने यह खबर माना ओज में पड़ी थी।
वो तन्हा नहीं था, उसके साथ जोसेफ भी था। दोनों ही मेकअप में थे और इसी मेकअप में उन्होंने माना ओस तक का सफर किया था। जोसेफ इस शहर को देखकर मुतहैयर था। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे ये शहर जमीन से उगा हो या दरियाए अमेज़न में बहता बहता इस जगह किनारे से आ लगा हो। बॉस, ये कैसा शहर है? इसने इमरान से कहा। ना यहाँ कहीं कोई रेलवे लाइन आई है, ना सड़क। इसके बावजूद ये इतना आबाद है और सारी दुनिया से इसका राब्ता है। बहरी और हवाई जहाज ही यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इमरान ने कहा। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो एक्विटोस जाना था, जोसेफ ने कहा। मेरे लिए यही आसान तरीन रास्ता है, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन एक्विटोस ब्राजील में तो नहीं है, बॉस, जोसेफ बोला। पीरू की एक बंदरगाह है, इमरान बोला। और मेरा ख्याल है कि यहाँ से फासला भी बहुत है, जोसेफ ने कहा। हजारों किलोमीटर की बात है, लेकिन हम यहाँ से पूरा सफर दरियाई रास्ते से नहीं करेंगे। यहाँ से तैयारे के जरिए सरहदी शहर बेंजामिन कॉन्स्टेंट तक पहुंचेंगे और वहां से बकिया सफर दरियाओं में होगा, इमरान बोला। इतने चक्कर की क्या जरूरत थी? सीधे क्विटोज ही चले जाते, जोसेफ ने कहा। जंगलों में दाखिल होने से पहले मैं उन्हें समझना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। तुम जानो बॉस, मैं तो हुक्म का बंदा हूँ, जोसेफ ने कहा। एक बात और भी है, शायद सनक भी एक्विटोस तक पहुंचने के लिए यही रास्ता इख्तियार करे, इमरान ने कहा। यानी तुम्हें यकीन नहीं है, जोसेफ बोला। फिलहाल मैं सिर्फ इम्कानात को देख रहा हूँ, इमरान बोला। आखिर अचानक तुम दोनों के दरमियान ये बेलुत्फी कैसे पैदा हो गई? जोसेफ बोला। इसने खुद ही मुझे मशवरा दिया था कि मैं कुछ दिनों के लिए फिर गुमशुदा बन जाऊं, इमरान ने कहा और मेडिलिना की कहानी सुनाने लगा। तो वो अभी तक तुम पर उधार के बैठी है, जोसेफ ने ठंडी सांस लेकर कहा। थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला। तो सनक ही भी जानता है कि वो थ्रेसियाई है? नहीं, वो उसे पहचान नहीं सका, इमरान ने कहा। और तुमने भी उसे नहीं बताया, बॉस, जोसेफ बोला। मैंने उसे बताने की कोशिश की थी, यानी शुबा जाहिर किया था कि कहीं वो खुद थ्रेसियाई ना हो, लेकिन उसने मुझसे इत्तफाक नहीं किया, इमरान बोला। तब तो जरूर मारा जाएगा, जोसेफ खुश होकर बोला। इमरान खामोश ही रहा। वो माना ओस के माचवेको होटल में ठहरे हुए थे और इमरान भी जोसेफ ही की नस्ल का लगता था। यहाँ बेशुमार स्याफाम लोग थे और वो भी इन्हीं की भीड़ में गुम होकर रह गए थे। लेकिन जोसेफ को उसकी फिक्र खाई जा रही थी कि इमरान अब जो कुछ कर रहा था इसकी नौयत सरकारी नहीं थी, लिहाजा अखराजात कहाँ से और किस तरह पूरे होंगे। इमरान से भी आखिरकार पूछ ही बैठा और इमरान एक जोरदार कहका लगाकर बोला। इस तरह मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। बचपन ही से मुझे भीख मांगने का शौक है, लेकिन मैंने अपने मुल्क में ये शौक पूरा नहीं कर सका। यहाँ ट्राई करूंगा, इमरान ने कहा। अरे नहीं बॉस, जोसेफ ने दांत निकाल दिए। फिर क्या सूरत होगी? अभी जो $75 योमिया का कमरा ले रखा है, खाना पीना और तुम्हारी बोतलें, ये सब कहाँ से निकलेगा? इमरान ने कहा। अगर ये बात है बॉस, जोसेफ ने संजीदगी से कहा, तो फिर मैं खुद भीख मांग लूंगा। तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं। अच्छा खामोश बैठ, ये तेरा मसला नहीं है, इमरान ने कहा। नहीं बॉस, मैं इस सिलसिले में बहुत परेशान हूँ, जोसेफ ने कहा। खामोश। देख, वो लड़की मुझे गौर से देख रही है, इमरान ने कहा और खुद भी उस लड़की की जानिब मुतवज्जा हो गया, जो लाउंज में दाखिल होकर जीनों के करीब ही रुक गए थे। फिर आगे बढ़ी और सीधी इमरान ही की तरफ आई। मिस्टर डंप, उसने सवालिया अंदाज में कहा। हाँ, और ये लावा फंगा है, इमरान ने जोसेफ की तरफ देखकर कहा। मैं नगीला हूँ, इसने इमरान से मुसाफा करते हुए कहा और फिर जोसेफ की तरफ हाथ बढ़ा दिया। जोसेफ हैरत से मुंह खोले खड़ा था। नगीला ने इमरान से पूछा, क्या हम यहीं गुफ्तगू करेंगे? नहीं, कमरे में चलो, इमरान ने कहा और दूसरी तरफ मुड़ गया। उसने जोसेफ को अपने पीछे आने का इशारा किया था। वो कमरे में पहुंचे और इमरान ने नगीला को बैठने को कहा। नगीला जोसेफ की तरफ देखे जा रही थी। कोई बात नहीं है, इसकी मौजूदगी में भी हर किस्म की गुफ्तगू हो सकती है, इमरान ने कहा। इसे अपना हैंडबैग खोला और करेंसी नोटों की 3 गड्डियां निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दी। जोसेफ का हैरत से खुला हुआ मुंह झटके के साथ बंद हो गया और इसे इतनी सख्ती से जबड़े भेंचे कि गालों के अजलात उभर आए। इमरान ने गड्डियां लेकर मेज की दराज में डाल दी और नगीला से पूछा, इस आदमी के बारे में क्या खबर है? आज रात को किसी वक्त इत्तला मिल जाएगी, नगीला ने कहा। मैं यहीं रहूंगा, तुम जिस वक्त चाहो मुझसे राब्ता कायम कर सकती हो, इमरान बोला। बहुत बेहतर, वो उठती हुई बोली और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। इमरान बैठा ही रहा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद जोसेफ भराई हुई आवाज में बोला, क्या ये भीख मिली है बॉस? अब मैं क्या करूं कि वतन से इतनी दूर रहकर भी मैं अपनी ये ख्वाहिश पूरी ना कर सका, इमरान ने कहा। तुम कभी मेरी समझ में नहीं आओगे बॉस, जोसेफ ने कहा। लड़की कैसी थी? इमरान ने कहा।
मैं क्या जानूं? जोसेफ बोला। अपने मियाँ को मद्देनजर रखकर बताओ कितनी हसीन थी। इमरान ने कहा। अब वो आंखें नहीं रही बॉस। बस लड़की थी। कैसी थी मैं नहीं बता सकूंगा। लेकिन तुम्हें किसी के हुस्न से क्या सरोकार। बड़ी नई नई बातें कर रहे हो बॉस। जोसेफ ने कहा। आबो हवा बदल गई है ना। इमरान बोला। इस किस्से को खत्म करो। ये बताओ, क्या बस हम ही दोनों सफर करेंगे? जोसेफ ने पूछा। सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तो मुझे उन पार्टियों को देखना है कि कौन किधर का रुख करती है। इमरान ने कहा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम क्या कर सकोगे बॉस। जोसेफ बोला। इमरान कुछ ना बोला। वैसे जोसेफ ने फौरन ही महसूस कर लिया कि शायद उसे इसका ये जुमला पसंद नहीं आया। फिर जल्दी से बोला। मेरा मतलब ये था बॉस कि पहले भी जब हम कभी किसी मुहिम पर निकले हैं तो तुम्हारे मातहत साथ होते थे। बेसरो सामानी के आलम में कभी नहीं निकले। और ये तो बहुत बड़ा मामला है। इतना बड़ा कि बड़ी ताकतें इसमें दिलचस्पी ले रही हैं। जोसेफ ने कहा। मैं समझता हूँ कि तू क्या कहना चाहता है, लेकिन पहले कभी ऐसे हालात से दो चार नहीं होना पड़ा। भला कभी इस तरह मर जाने का भी इत्तेफाक हुआ था। लिहाजा हमें इसका सबूत देना होगा कि हम जिंदा नहीं हैं। इमरान ने कहा। मैं माफी चाहता हूँ बॉस। भला मुझे इससे क्या सरोकार कि तुम किस तरह काम करते हो। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे हुक्म की तामील करनी चाहिए। जोसेफ बोला। इसलिए मैं सिर्फ तुझे साथ लाया हूँ। इमरान ने कहा। और मैं ख्वाह मख्वाह तुम्हें बदल करने की कोशिश करता रहता हूँ। जोसेफ बोला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इमरान ने कहा। मैं सोचा था कि यहाँ होटल में बैठकर हम हालात से किस तरह बाखबर रह सकेंगे। जोसेफ ने पुरतफक्कुर लहजे में कहा। ठीक है। इमरान ने सर हिला दिया। हमें बाहर निकलना चाहिए। लेकिन वो कमरे से निकलकर सिर्फ लॉन्च तक ही आए थे और वहीं बैठ गए। दरअसल इमरान अभी तक राह अमल का तयन नहीं कर सका था। अपने मुल्क से बाहर निकल आना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। किसी मजबूरी के तहत वहां इतने दिनों नहीं रुका रहा था। असल मसला ये था कि किससे मिलकर काम किया जाए। लेकिन हर तरह की नीयतों में खोट ही खोट नजर आया था। इसलिए इसने बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ पेश की थी। या कम अज कम वो चार ममालिक तो इकट्ठा हो ही जाते जिनके जिम्मेदार अफराद को थ्रेसिया ने अपने मरीख की सह कराई थी। लेकिन इसकी ये तजवीज़ भी दामे तस्वीर का शिकार हो गई थी। और फिर सनग ही से मुलाकात हो गई, जिसकी वहां मौजूदगी का वो तस्वुर भी नहीं कर सकता था। फिर जिस तरह इससे गुलू खलासी हुई, इसका तकाजा यही था कि जल्द अज जल्द वो मुल्क से निकल खड़ा होता। यहाँ बैठने से क्या फायदा बॉस? दफतन जोसेफ ने कहा और इमरान चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। यहाँ लॉन्च में तीन चार बूढ़े ऊँग रहे थे। अचानक इनमें से एक को खांसी आई और इसके करीब बैठा हुआ दूसरा बूढ़ा भी चौंक पड़ा। अरे भाई, सुना तुमने? खांसने वाले ने खांसियों पर काबू पाकर दूसरे से कहा। ये खूब हवाई छोड़ी है किसी ने कि जीरो लैंड वालों का मरीख ब्राजील में कहीं है। हो सकता है, दूसरे ने सर हिलाकर कहा। कतई नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो वो लोग सबसे पहले हमारी हुकूमत पर दबाव डालते। फिर इस अफवाह का मकसद क्या हो सकता है? दूसरे ने पूछा। इसके अलावा और कुछ नहीं है कि बड़ी ताकतें इसी बहाने यहाँ अपने अड्डे कायम करना चाहती हैं। वो बोला। तो फिर ये जीरो लैंड वाले कहाँ से इस किस्म की तबाही फैला रहे हैं? दूसरा बोला। बिल्कुल ढोंग है, पहले बूढ़े ने कहा। ये सब रूस की शरारत है। अमेरिका को इस तरह नुकसान पहुंचा रहा है। जीरो लैंड का हवा उसी का खड़ा किया हुआ है। इसे लिख लो, आखिर में यही मालूम होगा। बात करीने क्यास है, दूसरा बोला। मैंने अमली सियासत में कभी हिस्सा नहीं लिया, लेकिन बैनुल अक़वामी सियासत पर मेरी गहरी नजर है। वो बूढ़ा बोला। ऐसा ही मालूम होता है। दूसरा, जो अपनी गनुदगी के गारत होने पर कुछ उखड़ा सा नजर आ रहा था, सर हिलाकर बोला। बहरहाल, हमारी हुकूमत को चाहिए कि अब यहाँ गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दे। लेकिन इससे हमारी तिजारत मुतासिर होगी, दूसरे ने कहा। हाँ, उसे भी देखना पड़ेगा। दूसरा इससे मुत्तफिक हो गया। इमरान ने जोसेफ की तरफ आंख देखकर बाएं आंख दबाई और उठ गया। वो दोनों जीने तय करके निचली मंजिल पर आए। जगह जगह लोग इसी मसले पर गुफ्तगू करते नजर आए। क्यों ना शहरी देख लें बॉस, जोसेफ ने कहा। इसलिए उठा था, इमरान बोला। वो एक बस में बैठ गए, लेकिन उन्हें कतई नहीं मालूम था कि कहाँ जाना है। इमरान ने जोसेफ से कहा। जहाँ दिल चाहेगा उतर जाएंगे और फिर होटल का नाम बताकर यहीं वापस भी आ सकते हैं। और क्या बॉस, जब जगह जानी बूझी ना हो तो यही क्या करते हैं? जोसेफ बोला। एक भरे पूरे बाजार में वो बस से उतर गए। यहाँ भी वही चर्चे थे। लोगों में खासी सरासीमगी पाई जाती थी। एक जगह एक मस्खरा मजमा लगाए चीख रहा था। सुनो लोगों, अगर अमेरिका ने जीरो लैंड वालों को खराज अदा ना किया तो जानते हो क्या होगा?
सोचो, गौर करो। नहीं समझ में आता। अच्छा, तो सुनो मैं बताता हूँ। आसमान से बियर की बोतलें बरसेंगी। लोगों ने कहकहे लगाए। जोसेफ भी हंसने लगा और इमरान ने उसे आगे बढ़ाते हुए कहा, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। और मैं तो अब सोच रहा हूँ कि हमें मानव में रुकना ही ना चाहिए। लेकिन चूंकि कल मुझे यहाँ एक आदमी से मिलना है, इसलिए रात तो गुजारनी ही पड़ेगी। वैसे यहाँ के हालात बेहतर नजर नहीं आते। इमरान ने कहा। मैं समझा नहीं बॉस, जोसेफ बोला। किसी वक्त भी कोई ऐसा वाकया हो सकता है कि हम दुश्वारी में पड़ जाएं, यानी यहाँ से आगे बढ़ ही ना सकें। इमरान ने कहा। वो वाकया तुम्हारी दानिश में किस किस्म का हो सकता है? जोसेफ ने पूछा। माना ओज से कहीं और जाने वालों की चेकिंग शुरू हो सकती है, इमरान ने कहा। और हमें हर हाल में आगे जाना है, जोसेफ बोला। कल ही इस शख्स से मुलाकात के बाद बेंजामिन कांस्टेंट फ्लाई कर जाएंगे, इमरान बोला। अगर इससे पहले ही कोई इफ्तार पड़ गई तो, जोसेफ ने कहा। देखा जाएगा, जहन को ज्यादा ना उलझाओ, इमरान ने कहा और दफतन चलते चलते रुक गया। क्या बात है बॉस? जोसेफ ने कहा। उधर देखो। इमरान ने सर की जुम्बिश से बाएं जाने इशारा किया। ओह बॉस, जोसेफ आहिस्ता से बोला। ये तो पीसन है। तुमने ठीक पहचाना, ये वही है, इमरान बोला। पीसन सनगी के उन मुलाजिमीन में से था जिनसे कुछ ही दिनों पहले उनका साबका रह चुका था। ये यहाँ क्या कर रहा है? जोसेफ बोला। इसकी फिक्र ना करो, अब हमें इस पर नजर रखनी है, इमरान बोला। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त निकला बॉस। पीसन पस्ता कद और भारी भरकम आदमी था और ज्यादा तेज नहीं चल सकता था, इसलिए वो टहलने के से अंदाज में भी इसका ताकुब जारी रख सकते थे। वो बाजार में अशिया खुर्दनी की खरीदारी कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक और मुलाजिम दिखाई दिया। इसने भी एक वजनी थैला अपने कांधे पर लाद रखा था। फिर इन दोनों ने सारा सामान एक घोड़ा गाड़ी पर रख दिया। लेकिन शायद अभी कुछ और भी खरीदना था, इसलिए रवानगी नहीं हुई थी। लेकिन बॉस, जोसेफ आहिस्ता से बोला, अगर ये घोड़ा गाड़ी पर गए तो फिर हम क्या करेंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ, इमरान ने चारों तरफ देखता हुआ बोला। फिर आहिस्ता से कहा, हम भी कुछ थोड़ी बहुत खरीदारी कर डालें। एक घोड़ा गाड़ी किराए पर हासिल कर लेंगे। और अगर वो इसी दौरान में रवाना हो गए जब हम खरीदारी कर रहे हो तो, जोसेफ ने पूछा। वाकई यहाँ की मरतूब हवा मेरे जहन पर अच्छा असर नहीं डाल रही, इमरान ने कहा। हम घोड़ा गाड़ी के साथ साथ पैदल ही चल सकेंगे बॉस। मरतूब आबो हवा वाली बात पर याद आया, ये हवा घोड़ों को भी नहीं छोड़ती, ये दौड़ नहीं सकते, जोसेफ ने कहा। जोसेफ का ख्याल गलत नहीं निकला था। सामान बार करके वो दोनों मुलाजिमीन भी गाड़ी पर बैठ गए थे और उन्होंने पैदल ही घोड़ा गाड़ी का ताकुब शुरू कर दिया। मैं इस हवा से बड़ी उलझन में महसूस कर रहा हूँ, इमरान ने थोड़ी देर बाद कहा। तुम तो बियर भी नहीं पीते बॉस, वरना किसी कदर सुकून महसूस करते, जोसेफ ने हंसकर कहा। क्या इन चीजों के अलावा और कोई इलाज नहीं है इसका? इमरान ने कहा। कॉफी से भी किसी कदर काम चलता है। ब्लैक कॉफी खूब पियो, जोसेफ ने कहा। और रबड़ के गोले भी हलक में से उतारूं। रबड़ की बू से भी दिमाग प्रागंदा रहता है, इमरान बोला। बदबुएं तो तुम्हें जगह जगह परेशान करेंगी बॉस, या फिर इस तबाही खित्ते से निकल भागो, जोसेफ बोला। घोड़ा गाड़ी ज्यादा दूर नहीं रह गई थी। एक 4 मंजिला इमारत के सामने रुक गई और वो दोनों इस पर से सामान उतारने लगे। तुम यहीं ठहरो, इमरान ने जोसेफ से कहा। मैं देखता हूँ कि इनका काम किस हिस्से में है। फिर वो इन दोनों के पीछे चला गया और जोसेफ वहीं खड़ा रहा। जोसेफ सोचने लगा, आखिर किस तरह ये सब कुछ होगा। ऐसी बेसरो सामानी के आलम में तो कभी नहीं निकले थे। ना जाने क्यों लफ्ज बेसरो सामानी बुरी तरह उस पर मुसल्लत हो गया था। दफतन वो चौंक पड़ा। उकुब से किसी ने शायद उसे मुखातिब किया था। वो तेजी से मुड़ा और उसी लड़की नगीला को मुकाबिल में देखकर मुतहैयर रह गया, जो कुछ देर कबल इमरान के लिए करेंसी नोटों की गड्डियां लाई थी। तुम शायद मिस्टर फंगा हो? लड़की ने पूछा। हाँ, लावा फंगा, जोसेफ सर हिलाकर बोला। पासपोर्ट पर इसका यही नाम दर्ज था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नगीला ने पूछा। मेरा बॉस सामने वाली इमारत में गया है, मैं यहाँ इसका इंतजार कर रहा हूँ। बड़ी अजीब बात है, नगीला बोली। मैं नहीं समझा मिसी, तुम क्या कहना चाहती हो? जोसेफ बोला। कुछ नहीं। क्या वो जल्दी वापस आएंगे? नगीला बोली। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मिस, जोसेफ बोला। वो कुछ ना बोली और जोसेफ भी खामोश ही रहा। थोड़ी देर बाद इमरान की वापसी हुई और वो जोसेफ के करीब उस लड़की को देखकर पहले तो ठिठका, फिर आगे बढ़ता चला गया। हेलो, करीब पहुंचकर मुस्कुराया। मिस्टर डंप, अजीब इत्तफाक है, नगीला ने कहा। है तो, इमरान उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। यहाँ इस इमारत में तुम्हें क्या काम था? नगीला ने पूछा। और मैं तुमसे ये जरूर पूछूंगा कि तुम्हारा गुजर इधर से क्यों हुआ है, इमरान ने कहा। मैं तो कल से यही हूँ, कुछ देर के लिए जगह तब्दील की थी क्योंकि तुम्हारे पास पहुंचना था, नगीला ने कहा।
और फिर यहीं आ गई? इमरान ने कहा। मिस्टर डंप। हाँ मिस नगीला। तुम इस इमारत में किससे मिलने गए थे? नगीला ने कहा। क्या इसका जवाब देना जरूरी है? बेहद जरूरी मिस्टर डंप। कबल इसके कि मेरी चीफ तुमसे जवाब तलब करे, मुझे ही मुतमईन कर दो। नगीला ने कहा। मैं एक लंबे और दुबले पतले आदमी को देखने गया था। क्या तुम उसे जानते हो? नगीला ने पूछा। जानता हूँ, लेकिन ये नहीं जानता कि वो यहाँ क्या कहलाता है। कारुद सतवा। और तुम उसी की निगरानी कर रही हो? इमरान ने पूछा। बस मिस्टर डंप, तुम्हें हमारी चीफ के पास जाना पड़ेगा। नगीला बोली। मैं जरूर जाऊंगा, इमरान बोला। इसने बाएं जानिब मुड़कर किसी को कोई इशारा किया था और इमरान से बोली, इधर आओ। इमरान ने जोसेफ को साथ आने का इशारा किया और उसी जानिब चल पड़ा। इधर मिस्टर। कुछ दूर चलने के बाद उसने किसी को कहते सुना। एक दराज कद आदमी ने सड़क के किनारे खड़ी हुई गाड़ी की तरफ इशारा किया। वो गंदुमी रंगत वाला खुश शक्ल और वजीह आदमी था। दोनों गाड़ी में बैठ गए और अजनबी ने स्टीयरिंग संभाल लिया। खासी तेज रफ्तारी से गाड़ी रवाना हुई। दोनों खामोश थे और अजनबी ने भी उनसे कोई बात नहीं की थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक इमारत के सामने रुकी। उनसे उतरने को कहा गया और वो अजनबी की रहनुमाई में अंदर पहुंचे। फिर वो एक ऐसे कमरे में पहुंचाए गए जहां सिर्फ एक सेहतमंद और खुशशक्ल औरत बैठी हुई थी। उम्र ज्यादा से ज्यादा 30 साल रही होगी। उसने उठकर इनका इस्तकबाल किया और बेहद मुतरन्नम आवाज में बोली, तुम्हारे साथी की मौजूदगी गैर जरूरी होगी। मुखातिब इमरान था। उसने मुड़कर जोसेफ की तरफ देखा और वो चुपचाप कमरे से निकल गया। खुद औरत ने आगे बढ़कर दरवाजे को बोल्ट कर दिया। प्लीज सिट डाउन मिस्टर डंप। वो अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ती हुई बोली। इमरान इसका शुक्रिया अदा करके बैठ गया। तुम्हें रकम मिल गई थी मिस्टर डंप? वो बोली। मिल गई थी, इसके लिए भी शुक्रिया, इमरान बोला। हमारे मैक्सिकन एजेंट की हिदायत के मुताबिक ये रकम दी गई थी। वो बोली। ठीक है, इमरान सर हिलाकर बोला। लेकिन तुम्हें कारुद सुतवा से क्या सरोकार? वो बोली। क्या ये तुम्हारे लिए किसी परेशानी का बायस है? इमरान ने पूछा। यकीनन मिस्टर डंप। तो फिर मुझे मालूम होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, इमरान ने पूछा। इससे पहले हम ये मालूम करना चाहेंगे कि तुम्हारा कारुद सतवा से क्या ताल्लुक है, उसने पूछा। वही जो एक शिकारी का अपने शिकार से हो सकता है, इमरान ने कहा। तो तुम इसका ताकुब करते हुए यहाँ आए हो? इमरान लड़की ने पूछा। यही समझ लो, इमरान बोला। और बदस्तूर इसका ताकुब करते रहोगे? वो बोली। लाजमी अमर है, इमरान बोला। लेकिन तुम इसका ताकुब क्यों कर रहे हो? हमें शुबा है कि ये हमारे मुल्क को मंशियात की गैर कानूनी सप्लाई कर रहा है, इमरान बोला। क्या तुम्हारे पास इसके खिलाफ कोई वाज़ेह सबूत है? उसने पूछा। सबूत की फराहमी ही के लिए मैं इसका ताकुब कर रहा हूँ। अभी हाल ही में उसने मेरे मुल्क का एक खुफिया दौरा किया था, इमरान ने कहा। क्या अभी तक तुम्हें कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिला? उस औरत ने पूछा। यही बात है, इमरान ने जवाब दिया। वो महसूस कर रहा था कि इसके वाज़ेह जवाब से उसे मायूसी हुई है। तुम्हारे मुल्क में उसकी क्या हैसियत है? उसने पूछा। कोई हैसियत होती तो चोरों की तरह वो दौरा क्यों करता? इमरान बोला। खैर मिस्टर डंप, वो तवील सांस लेकर बोली। तुम अगर वहां ना मिलते तब भी हमारी मुलाकात जरूर होती, क्योंकि हमारे मैक्सिकन एजेंट ने बाद में मुतला किया था कि तुम बहुत काम के आदमी हो, तुम्हें सरकारी मेहमान होना चाहिए। कल वो यहाँ पहुंचकर मुझसे तफसीली गुफ्तगू करेगा। लिहाजा मिस्टर डंप, थोड़ी देर बाद तुम्हारा सामान भी होटल से आ जाएगा और तुम दोनों का क्याम इसी इमारत की चौथी मंजिल पर होगा। वो औरत बोली। इमरान ने खामोशी से सर हिलाकर अपनी रजामंदी का इजहार किया। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, वो बोली। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कारुद सतवा इस तरह एक बार फिर मेरी नजरों से ओझल हो जाए, इमरान बोला। बेफिक्र रहो, हमारी नजरों से ओझल नहीं हो सकेगा, वो बोली। तो तुम नगीला की चीफ हो? इमरान ने पूछा। और मैसी ट्रेनी नाम है, वो सर हिलाकर बोली। बहुत खूबसूरत नाम है, इमरान ने कहा। शुक्रिया मिस्टर डंप। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।